हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास को अगर पहले के वीडियो से हम कोरिलेट करें तो इससे पहले हमने जाना कि जापान की अवस्थिति कैसी है। इसके बाद हमने जापान के फिजिकल फीचर्स को जाना, वहाँ की क्लाइमेट को पढ़ा और आज हम जापान के ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। जापान के ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र और दूसरा है जापान सागर का अपवाह तंत्र। होंशु की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी जो है जापान में जल विभाजक का कार्य करती है। इस जल विभाजक के पूर्व में प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र और इसके पश्चिम में जापान सागरीय अपवाह तंत्र विद्यमान है। प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र में हम जिन नदियों को शामिल करते हैं उनमें हैं कीसो, फ्यूजी, योशोना, सगामी, टोन और कीनो रिवर। इसी तरीके से जापान सागर के ड्रेनेज सिस्टम में जो नदियां शामिल की गई हैं उनमें हैं मोगामी, शिनानो, टिटोरी, किरोबी और ह्यूंग नदियां। अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें जापान की 5 मुख्य और बड़ी नदियों के कैचमेंट एरिया और टोटल लेंथ को दिखाया गया है। अब अगर कैचमेंट एरिया पर बात करें तो जापान कैचमेंट एरिया के हिसाब से जापान की सबसे बड़ी नदी है टोन रिवर, जिसका कैचमेंट एरिया है 16,840 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद इशिकारी रिवर, शिनानो रिवर, किटाकामी रिवर और सबसे छोटी कीसो रिवर, जिसका कैचमेंट एरिया है 9,100 वर्ग किलोमीटर। अब अगर टोटल लेंथ को देखें हम जापान की नदियों को तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है शिनानो रिवर, जिसकी टोटल लंबाई है 367 किलोमीटर। इसके बाद टोन रिवर, इशिकारी रिवर, किटाकामी रिवर और जापान की सबसे छोटी नदी लंबाई के हिसाब से है कीसो रिवर, जिसकी लंबाई है 227 किलोमीटर। जापान के इस मानचित्र में हम जापान की कई बड़ी, छोटी और मुख्य नदियों के नाम इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। अब अगर जापान की नदियों की विशेषताओं को हम देखें तो जापान की नदियां छोटी हैं लेकिन तीव्रगामी हैं, ये नाव्य नहीं हैं, अतः यातायात की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। परंतु चावल उत्पादक क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से इनका भारी आर्थिक महत्व है। पर्वतीय प्रदेशों में तीव्र ढाल तथा झरनों की अधिकता से भारी वर्षा के समय इसमें एकदम बाढ़ आ जाती है। वैसे तो उथली एवं तीव्र ढाल वाली होने के कारण नदियां यातायात की दृष्टि से व्यर्थ हैं, परंतु बाढ़ के दिनों में इनमें लट्ठे बहाने का कार्य संभव है। जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भी जापान में एक सीमितता है और वह यह है कि इन नदियों के सहारे विद्युत उत्पादन बहुत छोटे पैमाने पर ही संभव हो सकता है। विशाल शक्तिगृह स्थापित नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक तो मौसम के अनुसार जापान का जो जल प्रवाह है उसमें परिवर्तन आता रहता है और दूसरा ये नदियां तीव्र गति से उच्च भागों से आती हैं, अतः मलबा पर्याप्त मात्रा में लाती है। ऐसी स्थिति में बिना बांध बनाए शक्ति उत्पन्न करना संभव नहीं है। यही कारण है कि जापान के सभी द्वीपों, विशेषकर होंशु प्रदेश में नदियों के सहारे छोटे छोटे जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित करके उन्हें ग्रिड सिस्टम द्वारा जोड़ दिया गया है। जापान जैसे उद्योग प्रधान देश में जहां कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बिल्कुल नगण्य है, इन नदियों की स्थिति शक्ति स्रोत के रूप में काफी महत्वपूर्ण हो गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जापान जैसे इंडस्ट्रियल कंट्री में जहां मिनरल्स की कमी है, वहाँ पावर रिसोर्सेज के रूप में इन नदियों का बहुत बड़ा रोल है। होप you learn and enjoy it. Thank you.